हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 25 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हमें 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं यहाँ पे। पहला है स्टेजिंग अ कमबैक री एनर्जाइजिंग इंडिया एंड अफ्रीका पॉलिसी। तो यहाँ पे इंडिया एंड अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इनके बीच में रिलेशंस में किस तरीके का भी थोड़ा सा सेटबैक आया है और वापस से इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत बताई जा रही है और किस तरीके से करना है वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल है द रूरल इकॉनमी कैन जंप स्टार्ट अ रिवाइवल। तो रूरल इकॉनमी में क्या क्या फ़िलहाल ड्रॉबैक्स आ गए हैं सेकेंड पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद, सेकेंड वेव के बाद, और किस तरीके से इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। थर्ड है स्टॉपिंग द सर्ज। तो फिलहाल सेकेंड वेव जस्ट ख़त्म ही हो रही है और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि थर्ड वेव शायद आ सकती है, बट फ़िलहाल जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, तो वहाँ पे इसको आर्टिकल में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इसके बाद थर्ड वेव बहुत तेज़ी से आएगी अगर इस तरीके के मेजर्स जैसे अभी लिए जा रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रहे तो। और फोर्थ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट्स। तो वो लोग जो प्रिजन में फ़िलहाल बंद हैं और कोविड की सिचुएशन है, ओवर क्राउडिंग है हमारे प्रिजन्स में, तो उनके क्या राइट्स हैं और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फ़िलहाल इस सिचुएशन में, हम उसको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है स्टेजिंग अ कमबैक री एनर्जाइजिंग इंडियाज़ अफ्रीका पॉलिसी। तो यहाँ पे देखो, जो अफ्रीका है उसको कंसिडर किया जाता है कि इंडिया के लिए ये फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं और वो सारी मिनरली रिच कंट्रीज़ हैं। उनकी वैसे हालत देखो तो इकोनॉमिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ नहीं हैं, वो पुअर हैं, समहाउ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती हैं ये सारी कंट्रीज़, बट मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंडिया के लिए भी अफ्रीका से लेने के लिए और देने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अफ्रीका की जो हम कहें फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के लिए अफ्रीका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब अगर हम देखें कोविड-19 के इरा में न्यू इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए अफ्रीका को असिस्ट करने के लिए, जैसे कि हमने लिए भी थे जब सेकेंड वेव आई थी, उसके जस्ट पहले हमने बहुत सारी मेडिसिन एंड वैक्सीन्स की सप्लाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट में की थी, अलग अलग कंट्रीज़ में की थी। बट फिर सेकेंड वेव की सिचुएशन आई और हमारी कंट्री में ही हालत बहुत ख़राब होने लग गई कि यहाँ पे वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ा और जो अफ्रीका को जो हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते थे, जो असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकते थे, उसको हमें वहाँ से पीछे हटना पड़ा। अगर हम बात करें इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड रिलेशंस की, तो ट्रेड में भी कुछ हद तक डिक्लाइन देखा गया है पिछले कुछ समय में। अब यहाँ पे देखो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मुताबिक 2020-21 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका को $27.7 बिलियन रहा है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 4.4% कम हुआ है। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें, यानी अफ्रीका से हमने जो भी इंपोर्ट किया है वो है टोटल $28.2 बिलियन का, और इसमें 25% रिडक्शन देखा गया है। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही हम देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और ये रिपोर्ट, ये जो डेटा है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये डेटा दिया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो अब आगे देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें इंडिया की अफ्रीका में, तो वो भी डिक्रीज़ हो गई है। देखो, $3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने करी थी अफ्रीका में 2019-20 में, जो कि 2020 और 21 में कम होकर $2.9 बिलियन हो गई है। यानी कि हम एड तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमने लास्ट ईयर किया था। और अगर हम अपने इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये टोटल जो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में पिछले 25 सालों का अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो हम देखेंगे हमने अफ्रीका में $70.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है। और इसको अगर हम कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना ने इसका 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर हम चाइना से कम्पीट करना चाहते हैं और अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं और हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं अफ्रीका में, तो इस इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि चाइना के सामने ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है।
अगर हम बात करें टॉप मार्केट्स की कि इंडिया कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है अपनी ज़्यादातर चीज़ें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो टॉप की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या एंड टोगो। ये सारी कंट्रीज़ आप मैप पे ज़रूर देखना जिससे इनकी लोकेशंस याद रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है हम कहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो 3 कंट्रीज़ तो सेम ही हैं, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड इजिप्ट, यानी इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम दोनों काफ़ी ज़्यादा करते हैं। बट इसके बाद की बात करें तो इंपोर्ट हम करते हैं एंगोला से और गिनिया से। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अगर नज़रिए से देखा जाए तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट हम कौन कौन सी चीज़ों का करते हैं, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स हैं, और ये कौन से ऑयल हैं, प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जेनेरिक दवाइयाँ बनाते हैं हम अपनी कंट्रीज़ में, और उनको हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा, जो जेनेरिक दवाइयाँ हमारे यहाँ बनती हैं वो अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, तो इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स का भी एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा अफ्रीका में किया जाता है। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं, तो वो है मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स। अब यहाँ पे ये जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा पर्ल्स हैं, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो जनरली रॉ मटेरियल्स हैं, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका को वो जनरली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डिफरेंस है कि हम अफ्रीका से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, और जो हम वहाँ पे भेज रहे हैं वो हमारी कंपनीज़ के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब तो ये तो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे कि कौन सी कंट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यानी प्रोडक्ट्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें ग्लोबल कंपटीशन में, तो फ़िलहाल कोविड-19 की सिचुएशन है उसने अफ्रीका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। अगर हम देखें फ़िलहाल ये बताया जा रहा है डेटा 24 जून 2021 तक अफ्रीका में 5.2 मिलियन लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं इस कोरोना वायरस से, और अगर हम डेथ की बात करें तो 1,37,855 डेथ्स अभी तक हो चुकी है अफ्रीका में, और वहाँ की ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो हम 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है अफ्रीका में। तो ऐसे में अगर 5.2 मिलियन इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो ये रेट काफ़ी अच्छा खासा है। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के बाद, मतलब पैंडेमिक की सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैल गई है, और साथ ही साथ इसको मैनेज करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो पैंडेमिक की सिचुएशन है इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट डाल रही है। ऐसे में WHO ने ये कहा है कि 41 अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो वेंटिलेटर्स हैं, मतलब वर्किंग वेंटिलेटर्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, वो 2000 से भी कम है, यानी कि 41 कंट्रीज़ अफ्रीका की, और अफ्रीका में टोटल अराउंड 54 कंट्रीज़ ही हैं। तो यानी मान लो ओवरऑल पूरे अफ्रीका में ही ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वेंटिलेटर्स वगैरह ही अवेलेबल नहीं है, और इस कोविड-19 की सिचुएशन में हम देख रहे हैं वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन ने अफ्रीका में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी। अब यहाँ पे ये भी देखो कि अफ्रीका के पास जो बीमारियाँ फैली हैं पिछले कुछ दौरान, जैसे इबोला वगैरह भी है, तो उससे कहीं ना कहीं अफ्रीका ने कुछ सीखा है और कुछ ऐसे SOPs को अपनाए हैं जिससे कि वो इस पैंडेमिक की सिचुएशन को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में भी टैकल कर पा रहे हैं। तो जो वहाँ पे उन्होंने काम किया है, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं सिचुएशन को इतनी सीवियर नहीं बना रहे हैं जो उनके स्टेप्स हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, द थर्ड स्क्रैम्बल। तो देखो पहली बात तो हम देख रहे हैं एक तरफ अफ्रीका में ये सारी प्रॉब्लम्स फैल रही है और कोई भी कंट्री वहाँ पे हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि फ़िलहाल की सिचुएशन में सारी कंट्रीज़ अपने इंटरनली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इस पैंडेमिक के द्वारा उसी से जूझ रही हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो वैसे भी क्या चाहते हैं कि उनके प्रॉफिट्स हो, तो अपने प्रॉफिट को छोड़ कर या अपनी कंट्रीज़ की वैक्सीनेशन को कहीं दूसरी कंट्रीज़ में तो वैसे भी सप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड स्क्रैम्बल है इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे कि अमेरिका की कंट्री हैं, यूरोप की कंट्री हैं या इंडिया की कंट्री हैं, जो कि अफ्रीका को यहाँ पे असिस्ट करना चाह रही हैं, जिससे कि क्या होगा, मतलब जो भी अफ्रीका में जो पॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, सोशल चैलेंजेस वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, उससे
उससे छुटकारा पाने में अफ्रीका की ये कंट्रीज़ हेल्प करना चाहती हैं, अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड एशियन कंट्रीज़। पर ऐसा नहीं है कि कोई दान दक्षिणा करना चाह रहे हैं यहाँ पे इसलिए हेल्प करना चाह रहे हैं, ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ से इन्हें अच्छा खासा रिटर्न होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कैसे कि अफ्रीका की एक बहुत बड़ी मार्केट इन कंट्रीज़ को एक्सेसिबल बन जाएगी। फिर मिनरल रिसोर्सेज अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओशन रिसोर्सेज काफ़ी सारे हैं, तो इन सबको एक्सप्लॉइट कर पाएंगी ये कंट्रीज़, इनको यूज़ कर पाएंगी। इसलिए ये चाहती हैं कि अफ्रीका में जो चैलेंजेस वहाँ पे पेनिट्रेट हो रही हैं या जो चैलेंजेस जनरेट हो रही हैं उसको टैकल करने में इनकी हेल्प कर सकें, जिससे कि अपनी रेपुटेशन को अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये एनहांस कर सकें और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकें अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इसलिए ये कंट्रीज़ ऐसा चाह रही हैं, ठीक है। तो देखो कहाँ एक तरफ अफ्रीका में बुरी हालत हो रही है कोविड-19 से और कहाँ दूसरी तरफ पावर का गेम खेला जा रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती हैं जिससे कि इन रिटर्न उन्हें वहाँ से गेन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएस है, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ हैं, चाइना है, इंडिया है, जापान है, तो ये सारी कंट्रीज़ अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखो कि चाइना की बात करें तो चाइना ने यहाँ पे अपने पावर को एक्सपैंड करने के लिए या अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं और कहीं ना कहीं अपने फुट प्रिंट को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया है। और कैसे बनाया है कि फ़िलहाल की देखो जो सिचुएशन है वहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह सप्लाई करी है चाइना ने अफ्रीका में, और इंडिया इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया है क्योंकि सेकेंड वेव के पहले तो इंडिया हेल्प प्रोवाइड कर रहा था, पर जैसे ही सेकेंड वेव आई तो इंडिया अपनी ही प्रॉब्लम से जूझने लग गया क्योंकि इंडिया के पास ही वैक्सीन्स नहीं थी, रॉ मटेरियल्स नहीं थे कि वैक्सीन्स को बनाया जा सके। तो ऐसे में जो इंडिया है वो एक इस प्रॉब्लम से जूझने लग गया। अब यहाँ पे देखो जो अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें फ़िलहाल एशिया में जो है, जैसे इंडिया है, चाइना है, तो इंडिया के जो ये टेंशन है इंडिया वहाँ पे भी उलझ के रह गया। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो कि पेंडेमिक से अराइज हुई हैं, फिर इकोनॉमिक हालत वैसे भी इंडिया की अच्छी नहीं है, साथ ही साथ जो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं उसमें ही उलझ कर रह गया है और अफ्रीका में जो उसे ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दे पाया है। तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसे कंसंट्रेट करना चाहिए। इंडिया को यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर या क्वाड के साथ मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि अफ्रीका के साथ जो अफ्रीका पे जो अटेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके और वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करी जा सके और अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर इंडिया के लिए नहीं कर सकता है तो इंडो पैसिफिक रीजन के साथ मिलकर या क्वाड मेंबर्स के साथ मिलकर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जानी चाहिए। अब इंडिया और अफ्रीका के अगर यहाँ पे हम कहें कि ये आपस में रिलेशन के स्ट्रेंथन होते हैं तो ये म्यूचुअल बेनिफिट वाले रिलेशन होंगे कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से बेनिफिट ले पाएंगी। तो देखो फ़िलहाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरवीन किया है और ये जो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन अफ्रीका, इस पे ध्यान दिए जाने की उन्होंने बात कही और ये कहा गया कि जो अफ्रीका है उसकी वॉइस को कहीं ना कहीं प्रॉपर जो अटेंशन दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है। तो इसको हाईलाइट करने में भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और ये सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया एंड अफ्रीका के रिलेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं उन्होंने वो इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे बताए हैं जो इंडिया ने लिए हैं अफ्रीका में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि पीस कीपिंग में क्या रोल है अफ्रीका के अंदर इंडिया का, साथ ही साथ जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है अफ्रीका में, और स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अफ्रीकन कम्युनिटी को, वहाँ पे इंडिया ने एक अच्छा खासा रोल प्ले किया है। इन्वेस्टमेंट इंडिया ने लास्ट कुछ समय में काफ़ी करी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताई हैं, यूएन के सामने रखी हैं कि इंडिया ने अफ्रीका में किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है और अफ्रीका को डेवलप करने में क्या क्या योगदान इंडिया ने निभाया है। फ़िलहाल देखो टाइम है कि हम अफ्रीका के साथ हमारे जो रिलेशंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, रीस्टोर करें और इंडिया की जो इंगेजमेंट या डिप्लोमेटिक हम कहें डिप्लोमेटिक या फिर इकोनॉमिक इंगेजमेंट है अफ्रीका के साथ उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। अब देखो इंडिया और अफ्रीका एक फोरम समिट है जो कि लास्ट टाइम थर्ड फोरम समिट लास्ट टाइम 2015 में हुई थी और फोर्थ समिट 2020 में होना था, बट क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन हो गई तो उसको पोस्टपोन कर दिया। पर अब ये ज़रूरत है कि इसको वापस से किया जाए, बेशक से वर्चुअल मोड में ही स्टार्ट किया जाए पर स्टार्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे।
अब राइटर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि फ्रेश तरीके से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या ग्रांट हैं और सस्ते रेट्स पे जो लोन्स हम प्रोवाइड करते हैं अफ्रीका को, वो किए जाने चाहिए। अब देखो राइटर का ये स्टैंड तो अच्छा है कि ये सारे इनिशिएटिव्स लेंगे हम तो अफ्रीका और इंडिया के कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे होंगे, पर फिलहाल अगर हम अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखें कि पैंडेमिक के बाद हमारी इकोनॉमी की हालत कितनी ख़राब हुई है और हमारे कंट्री में ही कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को खोया है, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वेज काफ़ी कम हो गई है, डिमांड हमारे यहाँ है नहीं, तो इकॉनमी की हालत हमारे यहाँ ही अच्छी है कि अगर इतनी बेकार है कि अगर हम ग्रांट्स या लोन्स अफ्रीका को प्रोवाइड करना भी चाहें तो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये जो राइटर कह रहे हैं वो इनिशिएटिव तो अच्छा है, पर वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये भी देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो बताए गए हैं राइटर के द्वारा कि इंडिया को ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए अपने रिलेशंस को अफ्रीका के साथ स्ट्रेंथन करने में। अब यहाँ पे देखो जो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस है उसको 21st सेंचुरी के जो कॉम्प्लेक्शंस हैं, जो हार्डशिप्स है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया और अफ्रीका को अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना होगा और चेंज करना होगा उस वे में जो आज की प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि दिस मीन्स डेवलपिंग एंड डीपनिंग कोलैबोरेशंस इन हेल्थ, स्पेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब इरा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का और इसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। तो इंडिया और अफ्रीका को इसमें अपने दोनों के जो रिलेशंस हैं इस फील्ड में आगे बढ़ाने चाहिए, जो कि हेल्थ सेक्टर है जो कि बुरी तरह प्रभावित हुआ है फिलहाल पैंडेमिक की सिचुएशन में, फिर स्पेस है एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इन सब फील्ड में इंडिया एंड अफ्रीका सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया जो यूरोपियन यूनियन की फ़िलहाल समिट हुई थी, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन समिट फ़िलहाल ही उनकी समिट हुई थी, उसमें भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है अफ्रीका रीजन को कि वहाँ पे दोनों ये जो समिट में जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलकर अफ्रीका में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नहीं बल्कि इंडिया को दूसरे मेंबर्स के साथ भी, जैसे क्वाड वगैरह हैं, उनके साथ मिलकर भी अफ्रीका में कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में उसको बढ़ने से रोका जा सके और इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके, जिससे कि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन ज़्यादा अच्छे और मजबूत बन सकें। तो चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है द रूरल इकॉनमी कैन जंप स्टार्ट अ रिवाइवल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया की जो रूरल इकॉनमी है, देखो लास्ट ईयर जब पैंडेमिक की सिचुएशन आई तो हमने देखा कि इंडिया में जो जीडीपी था वो 7.3% से डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, और बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनमें हमने बहुत तगड़ा डिक्लाइन देखा है, बुरी तरह से प्रभावित हुई थी हमारी इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स। पर यहाँ पे इकॉनमी का एक रूरल इकॉनमी यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड ऐसे था जहाँ पे हमने देखा कि इकॉनमी को थोड़ा सा बेहतर बनाने में इसका एक योगदान रहा था। And economic recovery is far more serious than the pandemic despite official claims of there being an economic recovery। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको रिवाइव करना और हेल्थ की जो सिचुएशन है यानी पैंडेमिक की सिचुएशन जो अराइज हुई है उसको भी टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारी जो इकॉनमी है वो रिकवरी की पाथ पे है, वो धीरे धीरे सुधरेगी और अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है जितना कि यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और हमने देख ही लिया कि लास्ट ईयर पेंडेमिक के बाद क्या सिचुएशन हुई थी कि हमारी इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब हो गई, जीडीपी 7.3% नेगेटिव 7.3% पे आ गई थी। और इसको थोड़ा सा अगर किसी ने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी थी कि ये बहुत ज़्यादा ना गिरे तो वो था हमारा रूरल इकॉनमी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फिलहाल देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तो राइटर का यहाँ पे कहना ये है कि ये जो इकोनॉमी की हालत हम देख रहे हैं जो ख़राब हुई है ये सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं है। पैंडेमिक के पहले भी दो तीन सालों से 2016-17 के बाद से ही अगर हम देखें तो हमारे जो ग्रोथ रेट हैं वो कम ही हुए हैं, यानी इकॉनमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और अब की हालत में देखें तो जॉब लॉस है और इनकम कम हुई है लोगों की। पैंडेमिक के टाइम में तो हुई है, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, पर पैंडेमिक के 2-3 साल पहले भी अगर हम देखें तो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि हमारे जो ग्रोथ हैं वो कम हो रहे थे, जॉब लॉस हो रहा था और इनकम भी कहीं ना कहीं लोगों की कम होती जा रही थी। तो जो इकॉनमी में हम ये इफ़ेक्ट देख रहे हैं वो सिर्फ पैंडेमिक का इफ़ेक्ट नहीं है।
ये उसके पहले के जो सिचुएशंस थी यानी और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये भी है कि फ़िलहाल जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी, राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन सिचुएशन को भी गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, उसकी मिस हैंडलिंग हुई है और इस वजह से इकोनॉमिक की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है। अगर गवर्नमेंट ने अच्छे रिस्पॉन्स दिखाए होते और एडिक्वेट मेजर्स लिए होते पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, तो हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना होती और कहीं ना कहीं इकॉनमी रिवाइव हो जाती थोड़े से सेटबैक के बाद। अब देखो बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स वगैरह अनाउंस किए गए थे, पर हुआ क्या उनसे? जो फिजिकल मेजर्स तो गवर्नमेंट ने बहुत कम ही लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने मॉनेटरी मेजर्स लिए थे और इस वजह से हुआ क्या कि जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था, अब देखो फिजिकल जो मेजर्स होते हैं वो अपनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और जो मॉनेटरी हम कहें जो टर्म्स होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है हमारे आरबीआई के द्वारा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में मेन क्या होता है कि आप रेट्स को कम कर दो, लोन सस्ता मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिजिकल जो पॉलिसी होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं वर्कर्स को, अलग अलग सेक्टर्स को ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इस रिस्पांस दिखाया पैंडेमिक के बाद, वो फिजिकल पॉलिसी ना अपना के कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी पे बेस्ड था और इसलिए इसके अच्छे आउटकम्स नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे देखो राइटर कह भी रहे हैं कि जो फ़िलहाल हम कह रहे हैं ना कि इकॉनमी रिवाइव हो जाएगी और अच्छी रफ्तार से बढ़ेगी, तो राइटर का कहना ये है कि ये सब अंडर एस्टिमेशन है रियलिटी का, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअल डेटा नहीं ले रही है। जो मेथड, जहाँ पे जो मेथड्स अपनाए जा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए जीडीपी के, वो कहीं ना कहीं फ्लॉड हैं और एक्चुअल जो डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। और अगर हम देखें डेटा अच्छा दिख भी रहा है तो उसका रीज़न ये होगा कि पिछले साल जो इकॉनमी की हालत थी वो ख़राब हो गई थी। अब जब बेस ही कम है तो उसके बाद अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। 3 years ऑफ शार्प डिक्लाइन इन जीडीपी इवन बिफोर द नोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक हिट द कंट्री, और यहाँ पे जॉब एंड इनकम का लॉस हुआ और हम ये देख रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं, उसके पहले से ही हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी को अपनाया और मॉनेटरी पॉलिसी को, फिजिकल पॉलिसी को अपनाने की बजाय मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया, जिस वजह से ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब यहाँ पे देखो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वॉज द रेजिलियंट ऑफ रूरल इकॉनमी, पर्टिकुलरली दी एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी इस पैंडेमिक को फाइट करने में, जो इकोनॉमी की हालत को थोड़ा बेहतर बनाने में एग्रीकल्चर सेक्टर ने, रूरल इकॉनमी ने अपना रोल प्ले किया है। ये इन्होंने ना सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड किए हैं उन वर्कर्स को जो कि शहरों में थे और वहाँ से माइग्रेट कर गए वापस गाँवों में, बल्कि इन्होंने जो इकॉनमी है और रूरल एरियाज़ में जो इकॉनमी है उसको इन्होंने सस्टेन भी रखा है। यानी इस सेक्टर ने जॉब्स भी क्रिएट की हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और इकॉनमी को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर बनाया है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये हमारी इकॉनमी का एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर कह सकते हैं। और पिछले 5 सालों में जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में इकॉनमी की हालत ख़राब हो रही है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है कि वो इस ग्रोथ को थोड़ा बेहतर बना सके। अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में 4.8 का वैल्यू एडिशन हुआ है लास्ट ईयर, और अगर हम ओवरऑल इकॉनमी की बात करें तो 3.6% का वैल्यू एडिशन हुआ है ओवरऑल इकॉनमी में, ठीक है। तो इस तरीके से इकॉनमी में एग्रीकल्चर एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम, लेकिन यहाँ पे देखो ज़रूरत ये है कि सेकेंड वेव के पहले तो इकॉनमी में एग्रीकल्चर ने अपना रोल जो भी प्ले करना था किया, बट उसके बाद क्या, सेकेंड वेव के बाद रूरल एरियाज़ भी अफेक्टेड हैं, वहाँ पे भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं अपनी जेब से इसको फाइट करने के लिए, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में उन्हें क्या करना है, इरिगेशन करना है, फर्टिलाइज़र्स लेने हैं, तो देखो जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, फर्टिलाइज़र्स के प्राइस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पर क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो फसलें हैं वो काफ़ी कम रेट्स में बिक रही हैं, तो इन्हें इनकम नहीं हो पा रही है। इससे भी इकॉनमी में इसका इफ़ेक्ट आ रहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी कम रेट पे बिक रही हैं, और इस वजह से डिमांड का जनरेशन भी हम देखेंगे हमारी इकॉनमी में कम हो रहा है। और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइस ज़्यादा हैं,
और इस वजह से भी हमारी इकॉनमी की हालत ख़राब हो रही है कि हम बाहर से तो बहुत महंगा सामान ले रहे हैं और हमारे यहाँ जो सामान बिक रहा है वो काफ़ी सस्ता है, उसका प्राइस काफ़ी कम है। तो ऐसे में देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। मेनली जो राइटर हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके तहत एलोकेशन इंक्रीज़ किया जाना चाहिए था, पर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। यानी जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए थे रूरल इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए वो गवर्नमेंट ने नहीं लिए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें फूड ग्रेन्स वगैरह जो ऐसी स्कीम है वो एक्सटेंड की गई हैं। देखो लास्ट ईयर भी इन्होंने क्या किया था गवर्नमेंट ने कि फ्री राशन प्रोवाइड किए गए थे लोगों को, पर इस बार भी प्रोवाइड किए गए हैं, पर इस बार के इन प्रोडक्ट में से पल्सेस को हटा दिया गया है। और इस समय इस पेंडेमिक की सिचुएशन में यानी सेकेंड वेव में जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको कैश ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया है, जबकि फर्स्ट वेव के बाद ऐसा किया गया था। यानी हम देखें कि फर्स्ट वेव के दौरान फार्मर्स को या रूरल इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया गया था। पिछली बार इन्होंने जो मनरेगा है उसमें भी एलोकेशन को इंक्रीज़ किया था, कैश ट्रांसफ़र भी किया था और साथ ही साथ इन्होंने फ्री राशन भी प्रोवाइड किया था। पर इस बार जो एलोकेशन है वो इंक्रीज़ नहीं किया गया है मनरेगा के अंदर। फ्री राशन से एक दो प्रोडक्ट जैसे हमने पल्सेस देखा वो हटा लिए हैं और कैश ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरवेंशन होना चाहिए था वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जॉब हम देख रहे हैं कि लॉस हुआ है, रूरल एरियाज़ में भी हुआ है और अर्बन एरिया में भी हुए हैं, और इस वजह से इनकम का लॉस हुआ है। और इस वजह से ये जो पूरी सिनेरियो है वो लो डिमांड जनरेट करती है हमारी इकॉनमी में। इससे क्या हो रहा है, हमने पहले ही देखा बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी बिक रही हैं, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते बिक रहे हैं और ओवरऑल इकॉनमी को इस तरीके से लॉस है और हमारी इकॉनमी की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन का थ्रेट देखें तो वो भी है कि राइजिंग इन्फ्लेशन हमें फर्दर थ्रेटन करता है कि जो हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है उसको ये कहीं ना कहीं कम कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास पहले 100 रुपये में हम मान लो 5 kg पटेटोज़ खरीद सकते हैं, पर अब इन्फ्लेशन हो गया कि सेम पटेटोज़ खरीदने के लिए हमें 120 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हमारी जो कैपेसिटी है पैसे को खर्च करने की वो भी कम कर देता है। तो ऑलरेडी हमारे पास पैसे कम हैं और इसके द्वारा हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं वो और ज़्यादा रिड्यूस की जा रही हैं। तो और साथ ही साथ जो फार्मर्स की सिचुएशन है कि इनपुट प्राइस का काफ़ी ज़्यादा हो जाना और आउटपुट उन्हें काफ़ी कम मिलना और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन इस तरीके से ना किया जाना कि वाकई उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इन सारे सेटबैक्स के बाद भी जो रूरल इकॉनमी है और जो एग्रीकल्चर है उसका इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है और इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए हमें इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर इस सेक्टर को हम रिवाइज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी इकॉनमी वापस अपनी पटरी पे आ जाएगी और इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव इंटरवेंशन करना होगा और रूरल पॉपुलेशन में सबसे पहले तो वैक्सीनेशन को काफ़ी ज़्यादा स्पीडी तरीके से देना होगा जिससे कि वहाँ पे पैंडेमिक का खतरा या थर्ड वेव का खतरा कम किया जा सके। फिर साथ ही साथ उन्हें जो फ्री राशन वगैरह है वो तो प्रोवाइड करना ही चाहिए फ़िलहाल की सिचुएशन को टैकल करने के लिए, पर साथ ही साथ उन्हें इंसेंटिवाइज मतलब फ्री राशन प्रोवाइड करना या मॉनेटरी उन्हें कुछ प्रॉफिट्स देना ये तो ज़रूरी है ही, जैसे कैश ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया। पर साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र्स हैं या जो इनपुट कॉस्ट होता है वहाँ पे फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है जिससे कि आगे एग्रीकल्चर को लॉस ना हो और वो इकॉनमी में जो उनका एक रोल है उसको वो प्ले कर सकें। तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल। हालांकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इसमें जो स्टैटिस्टिक्स दे रखी हैं वो आप एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल जो कि है स्टॉपिंग द सर्ज। तो देखो इस आर्टिकल में राइटर कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग गुड एविडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड अनदर कोविड-19 वेव। तो देखो फर्स्ट वेव आई, उसके बाद लॉकडाउन खोल दिए गए, पूरी इकॉनमी को वापस इन्होंने पूरी तरीके से हर सेक्टर को हर चीज़ को खोल दिया, जो ऑफिसेज़ हैं उसको फुल कैपेसिटी में शुरू कर दिया। यानी ये नहीं देखा कि हम इस सिचुएशन को पूरी तरीके से बाहर आने के लिए हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए या कुछ रेस्ट्रिक्शंस को खोलना चाहिए, बट इन्होंने पूरी तरीके से खोला और उसके बाद जो सेकेंड वेव है बहुत बुरी तरह से इसने हमारी इकॉनमी को, हमारी हेल्थ सर्विसेज को
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है। तो ऐसे में हमने उस गलती से कुछ सीखा नहीं है। सेकेंड वेव जैसे ही इसकी जो सिचुएशन है थोड़ी बेटर होने लगी, हमने वापस से सभी सेक्टर्स को खोल दिया, हर चीज़ को यहाँ पे ओपन कर दिया, लोग घूम रहे हैं, वो टूर कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और ख़तरा है डेल्टा प्लस वेरिएंट का, जो कि जिसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कहें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे ये ह्यूमन काइंड को। पर ऐसे में भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स है उसको कम तरीके से खोला जाए या इस तरीके से ओपन अप किया जाए जिससे कि थर्ड वेव के चांसेस को कम किया जा सके या इस प्रॉब्लम को वापस अराइज होने से रोका जा सके। तो ऐसे में देखो, राइटर कह रहे हैं द डेजा वू मोमेंट वरिंग सिमिलर टू द मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग द फर्स्ट वेव इज़ अ टाइम फॉर द कॉशन टू अवॉइड द मिसस्टेप्स दैट प्रोड्यूस द डेडली सेकेंड वेव। यानी जो जिस वजह से सेकेंड वेव आई थी उसको हमें वापस से रोकना चाहिए जिससे कि थर्ड वेव यहाँ पे ना आ जाए। और साथ ही साथ अब देखो म्यूटेशंस लगातार हो रहे हैं कोरोना वायरस में, तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस या इसके डेडली होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को, पब्लिक को अवेयर ज़्यादा होना पड़ेगा और ऐसे मेजर्स लेने होंगे कि थर्ड वेव को हम अवॉइड कर सकें, उसको रोक सकें। और देखो, पिछले 1 सालों में हमने क्या किया है कि हमने कोविड-19 के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हासिल करी है और इतनी फास्ट तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना, नॉलेज को गेन करना पहली बार ऐसा हुआ, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। गवर्नमेंट हैव द रिसोर्सेज टू प्लान फाइनली ट्यून री ओपनिंग स्ट्रैटेजी। तो गवर्नमेंट के पास देखो जानकारी भी है और रिसोर्सेज भी है कि वो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि किस तरीके से री ओपनिंग की जाए कि थर्ड वेव को हम अवॉइड कर सकें, उसको रोक सकें। WHO का यहाँ पे कहना ये है कि हमें 3 C को अवॉइड करना होगा। कौन कौन से 3 C हैं? पहला है क्राउडेड प्लेसेस, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस, स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड है क्लोज कॉन्टैक्ट सेटिंग्स, तो मतलब वही है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। एंड थर्ड है एनक्लोज्ड स्पेसेस। तो इन तीनों को हमें अवॉइड करना होगा, ना हम क्राउडेड प्लेसेस पे जाएं, ना हम क्लोज कॉन्टैक्ट्स रखें या ऐसे सेटिंग्स में जाएं जहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है, या फिर इनक्लोज सेटिंग्स वगैरह जो एरियाज़ हैं वहाँ हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है और तभी हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। पर देखो, गवर्नमेंट ने भी, हम देखो कि कुछ इंश्योरेंस सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, उसको हम कर सकते थे कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, क्योंकि ये सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से चल सकते हैं। उनका पर्सनली सभी एम्प्लॉयज़ का ऑफिस में आना ज़रूरी नहीं है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने में जो गवर्नमेंट है उसने बहुत धीरे धीरे स्टेप लिए हैं, बहुत स्लो प्रोग्रेस रहा है। और इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होने चाहिए थे इस पैंडेमिक को जितनी फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए था, एग्जीक्यूशन किया जाना था चीज़ों का, वो नहीं हो पाया है। तो अब हमारे पास खतरा है कि अगर ऐसे ही चीज़ें रहेंगी तो थर्ड वेव बहुत जल्दी आएगी और बहुत तगड़े लेवल पे फैलेगी। और अगर हम चाहते हैं कि उसको हम अवॉइड कर सकें या अगर थर्ड वेव आए भी तो वो इतनी डेडली ना हो, इतना ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट ना करे, तो यहाँ पे चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स ले कि थर्ड वेव की सिचुएशन को अवॉइड कर सके, ऐसे मेजर्स ले कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए या SOPs को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स अपनाएं और पूरी तरह से ऑफिस को या वर्क प्लेसेस को ओपन अप ना करें। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल, जो कि है प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट्स। ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन हैज़ पुट सेवरल इनमेट्स एट रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन एंड डेथ। तो देखो, कोविड-19 की सिचुएशन कंट्री में तो बहुत ज़्यादा फैल ही रही है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रिजन है वहाँ पे ओवरक्राउडिंग है और वहाँ पे भी ये केसेस काफ़ी फैल गए थे। अब चाहिए ये था कि जब इस तरह की सिचुएशन फैल रही थी तो गवर्नमेंट को टाइमली इंटरवीन करना चाहिए था और हो सकता था कुछ ऐसे मेजर्स वहाँ पे अपनाते कि वहाँ पे इन सिचुएशन को फैलने से, इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता था। अब हम देखो, यहाँ पे एक डेटा दे रखा है जहाँ पे ये कह रखा है कि अलग अलग, अगर हम तिहाड़ जेल की बात करें तो 11 सेक्शंस में वहाँ पे कुल मिला के 12,715 जो इनमेट्स हैं वो वहाँ पे बंद हैं। और इनमें अगर हम देखें तो जेल की जो कैपेसिटी है वो है 7,425। अब इस 7,000 की कैपेसिटी में 12,000 यहाँ पे ऑलरेडी लोग बंद हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं। और इनमें से भी देखा जाए तो 11,000 जो हैं 077, ऑलमोस्ट 11,000 हम देखें तो ये अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो जेल है उनमें ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है।
तो इन्फेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और बहुत चांसेस थे कि यहाँ पे इन्फेक्शन फैलेगा तो डेथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। पर ऐसे में गवर्नमेंट को यहाँ पे टाइमली इंटरवीन करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया और प्रिजनर्स जो थे उनको भूल गए। शायद गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जो इसको रोका जा सकता था। अब इसके बाद सिचुएशन क्या हुई कि 100 ऑफ प्रिजनर्स यहाँ पे ऐसे थे जिनको ये इन्फेक्शन हुआ और पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे यहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनकी डेथ हो गई। और ये कहीं ना कहीं वायलेशन है इनके राइट का, फंडामेंटल राइट जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड है अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है और इनको इस तरीके की कंडीशन ना प्रोवाइड करना इनके इस राइट का वायलेशन ही था, यानी इनके ह्यूमन राइट का यहाँ पे वायलेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखो जनरली क्या किया जाता है कि इम्प्रिजनमेंट का मेन रीज़न क्या होता है कि हम क्राइम को होने से रोक सकें और साथ ही साथ रिफॉर्म कर सकें हमारे सिस्टम में, ये इसलिए ज़रूरी होता है। पर हम यहाँ पे जो सिचुएशन देख रहे हैं कि जो इनमेट्स हैं यानी ये जो प्रिजनर्स हैं उनकी फ़िज़िकल मीटिंग्स तो इनकी फैमिली मेम्बर से बंद कर दी गई थी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए या फिर इसलिए कि जो डिज़ीज़ है वो यहाँ तक ना फैले तो इनकी मीटिंग्स बंद कर दी गई थी। अब ऐसे में फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता था कि इनकी क्या हालत हो रही है वहाँ पे, ये जेल के अंदर किस तरीके से हैं, क्या इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी अगर फिज़िकल मीटिंग नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए, पर ये मौका भी नहीं दिया गया। मतलब ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही स्लो हुआ। और यहाँ पे देखो एक इन्होंने कह रखा है कि एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के एक प्रिजन में देखा जाए तो 15 दिन में एक बार आप अपनी फैमिली मेम्बर को कॉल कर सकते थे, ऐसा वहाँ पे नियम बनाया गया। तो अब इसके बाद क्योंकि आप जेल में किस तरीके से, पहली बात तो ओवर क्राउडिंग है, आपने किसी को बेल पे या किसी को पैरोल नहीं दिया कि आप उसको रिहा कर सकें। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स भी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं कि वो उनकी हालत कैसी है। अब यहाँ पे देखो एक बार ये बताया जा रहा है कि एक प्रोमिनेंट लीडर है हरियत लीडर और चेयरमैन है ये तहरीके हरियत के, इनका नाम है मोहम्मद अशरफ सहराई। इनकी डेथ हो गई जम्मू में ही जब इनको अरेस्ट किया गया था, मतलब डिटेंशन में ही इनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और इसमें क्या कहा जाता है कि मैक्सिमम आप 2 साल तक किसी इंडिविजुअल को बंद कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल और चार्ज। मतलब ये मेनली पब्लिक सेफ्टी हो, वायलेंस ना फैल सके, मतलब क्राइम हुआ नहीं है उसको रोकने के लिए आप बंद कर देते हो। 2 साल मैक्सिमम आप कर सकते हो कि ऐसा ना हो। पर अब आपने ये सोचा कि भाई पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपने इन्हें बंद तो कर दिया, पर हुआ क्या कि उस प्रिजन में ही इनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद इन्हें टेस्ट किया गया तो पता चला ये कोरोना पॉजिटिव थे, यानी कि इनकी हालत ख़राब होने के बावजूद इन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे कश्मीरीज ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में जेलों में बंद हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे तो हैं जो कि अंडर ट्रायल्स हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14(3)(c) ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एन अक्यूज्ड हैज़ द राइट टू बी ट्राइड विदाउट अनड्यू डिले। यानी किसी भी कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है उसके पास ये राइट होता है कि वो बिना डिले के उसका ट्रायल किया जाए और उसे जल्दी ही जो केसेस है उसकी सुनवाई हो, ये उसका राइट होता है। पर कहीं ना कहीं हम अंडर ट्रायल्स को इतने सालों तक अपने जेल में बंद करके रख रहे हैं, उनके ट्रायल्स चलते ही जा रहे हैं, तो ये भी उनके राइट का वायलेशन ही है। और यहाँ पे स्टेट बाउंड होता है कि वो प्रोवाइड कर सके, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके ऐसे पर्सनस को और उनकी हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर कर सके। फ्री एंड स्पीडी ट्रायल इंश्योर करना यहाँ पे स्टेट का कहीं तो एक लीगल होना चाहिए राइट की है यहाँ पे, पर इस तरीके से स्टेट जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा पा रहा है और शायद इतना सीरियस भी नहीं है स्टेट अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। क्योंकि अगर हमने देखा कि सीरियसनेस होती तो शुरू में ही जब ये बीमारी फैल रही थी कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर लिए जाते गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन पास की है, सिचुएशन को देखा और एक डायरेक्शन पास करी है कि स्टेट्स टू एग्जामिन रिलीजिंग इनमेट्स कन्विक्टेड और फेसिंग ट्रायल और नॉन सीरियस चार्ज। यानी वो लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं या फिर जिनका ट्रायल अभी चल ही रहा है या वो लोग जिनके अगेंस्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, उनको या तो बेल प्रोवाइड की जाए या फिर उनको पैरोल दिया जाए। पर फिर यही है कि इसका एग्जीक्यूशन कब तक होता है, कब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, वो देखने वाली बात है क्योंकि इन चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जा रहा है।
गिवन दैट स्टेट्स हैव स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग प्रिजनर्स टू द सिचुएशन में इम्प्रूव सून, यानी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है प्रिजन्स में भी वो चलाया जा रहा है और सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब देखो वैक्सीनेशन के बाद सिचुएशन सुधर जाएगी, अनडाउटेडली सुधर जाएगी, पर यहाँ पे ध्यान दिया जाना ये है कि इंडिया को जो अपनी ये ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन है प्रिजन्स में, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैंडेमिक की सिचुएशन ख़त्म हुई और आप इसको इग्नोर कर दें, उससे फाइट करना चाहिए और ऐसे नॉर्म्स अपनाए जाने चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बेशक से पैंडेमिक है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर ओवर क्राउडिंग वैसे ही अपने आप में प्रॉब्लम है, उसके अलग ही कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो उसको सॉल्व किया जाना हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको ऐसा करना चाहिए। तो ये थे हमारे 4 आर्टिकल्स जो आज हमने डिस्कस करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।